प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना पाठ 12 कूल के अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं और आज हमने अब तक इसमें मौखिक प्रश्नों को लिखित रूप में लिखवाया है आपको। जो मौखिक के प्रश्न थे वो आपने लिख लिए होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपने उसे याद भी कर लिया हो। उसके बाद हमने कविता पूरी कराई थी और इसे आपको अपने पाठ्य पुस्तक में ही करना था। तो मैं इसको एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ, हमने कैसे कविता को पूरा किया था। यह हमारा लिखित का पहला प्रश्न है। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। पहला है, तरु के भीतर से भैया। उसके बाद खाली स्थान दिया है, रिक्त स्थान। हमें लिखना था, होता है फूलों का आना। उसके बाद अगली लाइन हमें दे दी गई, अगली पंक्ति जो है, कौन कहाँ मुंह ढांके सोता। हमें लिखना था, कौन जानता पता ठिकाना। ठीक उसी तरह जो हमारा ख भाग है उसको भी हमने किया था, आपको याद होगा। रहते हैं कोने में दुबके। उसके बाद रिक्त स्थान है, वहाँ लिखना था, कान खड़े रहते हो जैसे। हवा बुलाती चुपके चुपके। उसके बाद हमें लिखना था, उनको सुन लेते हैं कैसे। तो बच्चों, ये था हमारा लिखित कार्य। उसके बाद हम चलते हैं भाषा से, जो कि व्याकरण से संबंधित प्रश्न है और आज हमें यही शुरू करना था। तो पहला प्रश्न है, पढ़ो समझो और लिखो। तो हम इसी को कर रहे हैं, भाषा से के अंतर्गत है। पहला प्रश्न है, पढ़ो समझो और लिखो। पढ़ो समझो और लिखो। वास, हमें दो उदाहरण दे रखे हैं, पहले मैं उन्हीं उदाहरणों को लिख लेता हूँ। पहला दिया है वास। वास, इसको सुवास। दूसरा है यश, ये हमें दे रखा है, सुयश। ये दो उदाहरण हमें दे रखे हैं, जरा इसको समझ लेते हैं। दोनों शब्दों को आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा। सुवास का सुवास, यश का सुयश। तो इसका क्या अर्थ है? वास का सुवास, यश का सुयश। हमने देखा कि दोनों में उपसर्ग लगा है, वो सु लगा है। तो इससे अर्थ क्या बदल जाता है? वास का अर्थ होता है गंध, सुवास मतलब अच्छी गंध, या फिर हम कहेंगे खुशबू, सुगंध। यश, यश मतलब किसी व्यक्ति का लोगों में प्रसिद्ध होना, यश फैलाना। तो सुयश अच्छे यश के लिए कहा जाता है। तो सु का अर्थ होता है सुंदर या अच्छा। तो बच्चों, यहाँ पे सु का अर्थ क्या हो जाता है? सुंदर या अच्छा के रूप में हम इसको जानते हैं। तो और जो दिए हैं उसको भी कर लेते हैं। उसके बाद अगला शब्द यहाँ भी करना है। अगला वाला था शील। शील, और एक और शब्द है गंध। और इधर भी दिया है कुमार,
उसके बाद है पुत्र। तो इसमें भी हम सु उपसर्ग लगा के शब्द बना रहे हैं। ये हो जाएगा सुशील। शील का क्या हो जाएगा? सुशील। सुशील मतलब जो शालीन हो उसे सुशील कहा जाता है। गंध, गंध मतलब यहाँ भी महक की बात की गई है। और सुगंध मतलब अच्छी गंध या खुशबू। तो ये हो जाएगा बच्चों सुगंध, सुगंध। अगला है कुमार। यश का सुयश, कुमार का सुकुमार। सुकुमार मतलब जो कोमल होता है तो उसे सुकुमार बोला जाता है। अगला है पुत्र का सुपुत्र। अच्छे पुत्र को सुपुत्र कहा जाता है। तो बच्चों इसको आप नोट करेंगे। मैं फिर से, और इसका उच्चारण पढ़ना भी है हमें, इसके उच्चारण पे जरा ध्यान देना। वास का सुवास, शील सुशील, गंध सुगंध, यश सुयश, कुमार सुकुमार, पुत्र सुपुत्र। इसे आप नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, फिर से एक बार देखिए, उसके बाद हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। समझो और लिखो। तो इससे पहले इसको एक बार फिर से दोहरा देते हैं। और बच्चों इसे आपको अपने पाठ्य पुस्तक में ही करना है क्योंकि जगह दिया हुआ है। वास का सुवास, शील का सुशील, गंध का सुगंध, यश का सुयश, कुमार का सुकुमार, पुत्र का सुपुत्र। आज चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे, भाषा के दूसरे प्रश्न पे चलते हैं और उसे करते हैं। समझो और लिखो। समझो और लिखो। तो इसमें है, कविता में कवि ने फूलों को वो सब काम करते दिखाया है जो एक प्राणी करता है। तो इसमें हमने कविता पढ़ी है। इसमें क्या बताया गया है कि फूल वो सारे काम करता है जो कि एक प्राणी, प्राणी मतलब कोई जिसमें जैसे कि कोई जानवर करता है, मनुष्य करता है, उसे प्राणी कहा जाता है। जैसे फूल मुंह ढक के सोते हैं, मुंह ढक करके तो इंसान सोता है, लेकिन कवि ने कहा है कि फूल मुंह ढाके सोते हैं, कोने में दुबके रहते हैं। तो दुबकना भी, ये भी प्राणियों का ही हम कहेंगे व्यवहार है। तो कविता से ऐसे ही काम वाले शब्द ढूंढ कर लिखो जो फूल करते हैं। तो काम वाले मतलब क्रिया की बात कर रहा है, काम वाले मतलब क्रिया। तो हमें इसमें क्या करना है, उन शब्दों को लिखना है जो फूल करते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम भी इसमें से कविता से छांट करके लिखेंगे कि कौन कौन से काम वाले शब्द हैं। तो हम पूरा वाक्य लिखेंगे और काम वाले शब्द को रेखांकित कर देंगे ताकि आपको पता चले कि इस पंक्ति में, इस वाक्य में ये काम वाले शब्द। तो शुरू करते हैं अपना प्रश्न। तो मैं प्रश्न को पूरा नहीं लिख रहा हूं, कविता से
कविता से काम वाले शब्द, काम वाले शब्द ढूंढकर लिखो। जो फूल करते हैं, लिखो जो फूल करते हैं। तो हमें काम वाले शब्द लिखने हैं, तो आप शुरू करते हैं। हम जैसे फूल आते हैं, कविता में बताया गया है फूल आते हैं। तो इसमें काम वाले शब्द क्या है? क्रिया जिसे कहते हैं आते। क्या है इसमें? काम वाला शब्द क्या है? आते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए काम वाले शब्दों को रेखांकित कर देता हूँ। फूल आते हैं, फूलों के कान खड़े रहते हैं। अगला है फूलों के कान खड़े रहते हैं। तो खड़े कौन रहता है? प्राणी खड़े रहते हैं। तो एक क्रिया काम वाले शब्द है, खड़े रहते हैं। अगला है फूल हवा का बुलाना सुन लेते हैं। फूल हवा का बुलाना सुन लेते हैं। सुन लेते हैं। फूल हवा का बुलाना सुन लेते हैं। तो सुन लेना भी प्राणियों का ही, प्राणियों जैसे ही हम कहेंगे क्रिया है। अगला है फूल मुंह धोकर सज धज कर बाहर आ जाते हैं। फूल मुंह धोकर धोकर सज धज कर, सज धज बाहर आ जाते हैं। तो मुंह, ये धोकर है, क्रिया का शब्द है। बाहर आ जाते हैं, ये भी क्रिया। आ जाना, आते, ये सब क्रिया शब्द थे। इसके बाद है फूल मधु बरसाते हैं।
फूल मधु बरसाते हैं। फूल मधु बरसाते हैं। तो मधु बरसाते हैं क्रिया शब्द। और एक और वाक्य लिख सकते हैं, फूल सबको गले लगाते हैं। फूल सबको गले लगाते हैं। फूल सबको गले लगाते हैं। तो ये सब हमने जो रेखांकित किया है वो मनुष्यों का काम या प्राणियों का काम फूल करते हैं, ये हमें कवि ने बताया है। ये किसे हमको ये किसने बताया? कवि ने बताया है कि फूल भी प्राणियों की तरह ये काम करते हैं। तो बच्चों से एक बार फिर से देख लेते हैं, नोट करिए। और ये सब हमने अपने कविता से ही ढूंढ कर लिखा है। और एक काम वाले शब्द को क्रिया भी कहा जाता है। वो शब्द जिनसे किसी हमें काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं, या हम आम भाषा में उसे काम वाले शब्द भी कहते हैं। तो ये है हमारा ये जो कविता से छांट करके लिखा गया। तो फूल आते हैं, जैसे कि प्राणी नहीं आते हैं, तो यहाँ पे फूल आते हैं, तो ये क्रिया है, काम वाले शब्द। फूलों का काम, फूलों के कान खड़े रहते हैं। प्राणियों के कान खड़े रहते हैं, वे चौकन्ना रहते हैं, लेकिन कवि ने लिखा है फूलों के कान खड़े रहते हैं। तो खड़े रहते हैं ये काम वाले शब्द है या क्रिया हम कहेंगे। फूल हवा का बुलाना सुन लेते हैं। सुनने का काम प्राणी करते हैं, लेकिन कवि के अनुसार फूल भी सुन लेते हैं। तो सुन लेते हैं यह काम वाले शब्द हैं। फूल मुंह धोकर सज धज कर बाहर आ जाते हैं। तो इसमें मुंह धोना तो मनुष्यों का काम होता है, बच्चे धोते हैं, मनुष्य धोते हैं। तो धोकर क्रिया काम वाला शब्द है। बाहर आ जाते हैं, आ जाते हैं, ये सब हम कहेंगे ये भी काम वाले शब्द हैं। फूल मधु बरसाते हैं, तो बरसाते हैं ये काम वाले शब्द हैं। बरसाना एक काम होता है। फूल सबको गले लगाते हैं। आपने देखा होगा मनुष्य एक दूसरे को गले लगाते हैं, होली पे, ईद पे। तो यहाँ पे गले लगाना प्राणियों का काम होता है, तो यहाँ पे गले लगाते हैं ये काम वाले शब्द हैं जो फूल करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, इस दूसरे प्रश्न में हमने कविता में से ये पंक्तियाँ जो फूल करते हैं, जो प्राणियों की तरह काम जो होता है, जो फूल कर रहे हैं, उनको लिखा है छांट के। तो हमने कविता से काम वाले शब्द ढूंढ कर लिखे हैं जो फूल करते हैं। तो इसे आप अपने पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे, क्योंकि जगह दिया हुआ है। आपने देखा है कि हमें पाठ्य पुस्तक में ये जगह दिया हुआ है, इसलिए हम इसे पाठ्य पुस्तक में करेंगे। मैं इसे एक बार फिर से पढ़ देता हूँ ताकि आप इसे नोट कर सकें। फूल आते हैं, काम वाले शब्द हैं आते हैं। फूलों के कान खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, काम वाला शब्द है। फूल हवा का बुलाना सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, ये काम वाले शब्द हैं। फूल मुंह धोकर सज धज कर बाहर आ जाते हैं, तो धोकर और आ जाते हैं काम वाले शब्द हैं। फूल मधु बरसाते हैं, बरसाते हैं काम वाला शब्द है। फूल सबको गले लगाते हैं, गले लगाते हैं, ये काम वाले या क्रिया शब्द है। तो अब हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो हमारा तीसरा प्रश्न है, समानार्थी प्रश्न। समानार्थी प्रश्न, उस पे से चलते हैं। आपने नोट कर लिया होगा।
हमारा तीसरा प्रश्न है समानार्थी शब्द। तो बच्चों, समानार्थी जैसा कि नाम से ही पता चलता है, समान अर्थ वाले शब्द। समानार्थी का क्या अर्थ है? समान अर्थ वाले शब्द। और इसका दूसरा नाम है पर्यायवाची। क्या है? पर्यायवाची। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है, समानार्थी प्रश्न। समानार्थी शब्द लिखना था। समानार्थी समानार्थी शब्द लिखो। शब्द लिखो। पहला है डाली, उसके बाद है तरु, उसके बाद है भौरा, और कौन कौन से? एक ये रखा है फूल, इसका भी हमें समानार्थी लिखना है, और एक ही शब्द लिखना है। तो बच्चों, जितना बोला जाता है कि आप इसके 2 समानार्थी लिखिए, 3 समानार्थी लिखिए। जैसे हमारे व्याकरण की पुस्तक में हमारे 3 समानार्थी दे रखे हैं लिखने के लिए। तो यहाँ पे अगर एक दिया है तो हम एक लिखेंगे। फूल के बाद मधु, मधु और सुवास। तो हम लिखना शुरू करते हैं। डाली की शाखा बोला जाता है। डाली का समानार्थी होता है शाखा। हम लोग लिखते हैं शाखा। ये समानार्थी है डाली का। पेड़ की डालियां आपने देखी है, पेड़ की बहुत सारी डालियां होती हैं, तो उनको शाखा भी कहते हैं। अब आ जाते हैं तरु। तरु का अर्थ होता है, आपको मैंने बताया था, पेड़, वृक्ष, पादप। हम एक ही लिखेंगे, हमें ज़्यादा नहीं लिखना है, तो हम लिखते हैं वृक्ष। वृक्ष या पेड़ भी सही लिख सकते हैं, पेड़ भी सरल है। हमने तो तीनों ही याद किया। भौरा को बच्चों, भौरा आपके मैंने बताया था, भौरा मधुमक्खी से भिन्न होता है। कुछ बच्चे बोल रहे थे भौरा और मधुमक्खी एक होते हैं। नहीं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। मधुमक्खी का काम होता है, वह फूलों के पास आती है और जो फूलों से रस लेके शहद बनाती है। भौरा, मैंने आपको बताया था, भौरा बड़े काले रंग का होता है, बड़ा सा होता है, और ये इनकी आवाज़ क्या होती है? बजिंग साउंड होती है, हूं करके आते हैं, और ये भी फूलों से रस चूस करके जाते हैं। ये शहद नहीं बनाते। तो भौरा और मधुमक्खी दोनों अलग अलग, हम कहेंगे, कीड़े होते हैं, अलग अलग कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं। तो भौरे का बहुत से नाम हैं, उसमें एक मधुकर है और एक मधुप है। तो हम लिखेंगे मधुकर या मधुप में कोई एक लिखेंगे। मधुकर मतलब मधु पीने वाला, मधुकर या मधुप। लेकिन हमें एक ही पर्यायवाची या एक ही समानार्थी लिखना है, इसलिए हम एक ही लिखेंगे। फूल का आपको पता है, पुष्प, सुमन, कुसुम। तो इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। फूल का पुष्प, सुमन, कुसुम।
तो कुसुम छोटा लग रहा है, आसान लग रहा है, मैं इसी को लिख देता हूँ कुसुम। मधु का शहद आपको पता ही है, आसान है। सुवास, ये दो शब्दों के मेल से बना है सुवास। सु जमा वास, सु का अर्थ होता है सुंदर या अच्छा। मैंने आपको बताया था इससे पहले, हमने आज ही जो किया था प्रश्न। सु का अर्थ होता है सुंदर या अच्छा, तो वास का अर्थ होता है गंध। तो अच्छी गंध वाला, अच्छी गंध वाले को सुगंध भी बोलते हैं, आम भाषा में हम लोग खुशबू भी बोलते हैं। तो सुवास का सुगंध लिख देते हैं या खुशबू, दोनों ही सही। सुगंध। तो बच्चों इसे इन शब्दों को आपको अपने नोटबुक में लिखना है, और मैं चाहूँगा कि आप इसको लिखना शुरू करें अपने पाठ्य पुस्तक में। जगह दिया हुआ है। एक समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द। व्याकरण हम इसका दूसरा भी नाम है पर्यायवाची, और इसका भी, तो दोनों का अर्थ एक ही होता है। समानार्थी, समान अर्थ वाला, पर्यायवाची समानार्थी वाला, उनके दोनों के अर्थ एक जैसे होते हैं। शब्द भले अलग अलग हैं, लेकिन उनका अर्थ जो है वो एक ही है। तो एक बार फिर से देखते हैं। डाली का समानार्थी होता है शाखा, तरु का समानार्थी होता है वृक्ष। और बच्चों एक ही लिखना है, एक याद रखना है। अगर परीक्षा में एक समानार्थी शब्द लिखने के लिए कहता है तो आपको एक ही लिखना है। अगर दो कहता है तब आपको दो लिखने हैं। अगर तीन कहते हैं तो आपको तीन समानार्थी लिखना है। हमारे व्याकरण में तीन तीन समानार्थी हमने याद किया था। तो आप उसी के अनुसार जितना पूछा जाता है उतना ही लिखेंगे। उनकी बहुत ज़्यादा संख्या लिखना भी सही नहीं। जैसे इसमें लिखा है समानार्थी शब्द लिखो, सबका एक ही एक समानार्थी शब्द लिखना है। तो डाली का हो गया शाखा, तरु का हो गया वृक्ष, भौरा का हो गया मधुकर, फूल का समानार्थी होता है कुसुम। हमें पुष्प भी पता था, सुमन भी पता था, लेकिन हमने एक ही लिखा है। मधु का होता है शहद, सुवास का अर्थ होता है, अरे समानार्थी शब्द होता है सुगंध या खुशबू, आप लिख सकते थे। तो ये था हमारा समानार्थी शब्द। तो बच्चों आज हमने क्या क्या किया एक बार उसको मैं आपको बता देता हूँ। आज हमने इस पाठ 13 फूल के भाषा से के अंतर्गत सभी प्रश्नों को कर लिया है। अब एक जो क्रियाकलाप का प्रश्न होता है, अब करने की बारी केवल वो हमें करना है। ये बहुत ही सरल होता है। तो इसमें हमने आज अभी किया है, एक हमने पढ़ो समझो और लिखो किया है, जिसमें वास का हमने सुवास देखा, यश का सुयश देखा। तो हमने क्या समझा कि सु शब्द लगाने से कोई भी, सु का अर्थ क्या होता है अच्छा या सुंदर। तो हमने कौन कौन से शब्द बनाए थे, वास का सुवास, यश का सुयश, शील का सुशील, कुमार का सुकुमार, गंध का सुगंध, पुत्र का सुपुत्र। उसके बाद हमने दूसरे प्रश्न में हमने किया था कि काम वाले शब्द जो कविता से उनको ढूंढ करके लिखा था। और तीसरा हमने समानार्थक शब्द लिखा था जो अभी बोर्ड पे आपको दिख रहा है। तो आपको इन सबको पाठ्य पुस्तक में तीनों को करके याद करना है। याद करना भी गृह कार्य होता है। तो आप इन सबको, तीनों प्रश्नों को अपने पाठ्य पुस्तक में लिखेंगे और याद करेंगे। ये आज का हमारा गृह कार्य है। और शेष हम जो अब करने की बारी जो प्रश्न है उसे कल करेंगे। आज के लिए बस इतना है।